हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 27 चलने वाले हैं। ठीक है। और पीछे 26 सेट का वीडियो डाला जा चुका है। उसे जाइए जाकर देखिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग आज 27 नंबर सेट चलने वाले हैं, जिसमें क्या है तो सारे साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। जिसमें पर डे कितना तो 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आप लोग देखिए कि आप लोग कितना बनता है। ठीक है। और हम लोग बिना देरी किए अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या करा है। पहला प्रश्न करा कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है। क्या करा है कि 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या करा है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। आगे देख लीजिए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है। तो हम लोग को समय दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है तो 2 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद मान हम लोग को दिया है एम बराबर 5 kg। ठीक है। उसी प्रकार से चलते हैं तो आगे क्या दिया हुआ है। तो प्रारंभिक वेग हमारा दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग को क्या लिखते हैं, यू से हम लोग लिखते हैं 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। वो माइनस लिखा हो तो वही जो होता है पर मीटर प्रति सेकंड जो होता है, इसी को ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड माइनस में वन। जब नीचे से ऊपर आ जाता है तो माइनस में वन हो जाता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। आगे क्या दिया है। तो v बराबर मतलब अंतिम वेग भी हम लोग को दिया है कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। क्या दिया है, 8 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है बल ए बराबर वन। ठीक है। ए बराबर हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। तो हम लोग को निकालना है ए बराबर। तो ए बराबर आप लोगों को फार्मूला पता होगा। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एम ए। तो हम लोग को सबसे पहले ए का मान निकालना होगा। ए क्या है तो त्वरण है। ठीक है। तो त्वरण का मान निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाए थे, v बराबर यू प्लस 80। ठीक है। v बराबर यू प्लस 80। तो इसको से ए का मान निकालना है तो v का मान कितना दिया है 8, बराबर यू का मान कितना दिया है 6, प्लस में ए का मान हम लोग को निकालना है, गुना है टी का मान दिया है कितना 2 सेकेंड। ठीक है। क्या करा है यहाँ से ये 8, तो इसको देखिए 6 जो है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 में से 6 घट जाएगा, तो 8 में से 6 घटेगा, 8 माइनस 6 बराबर 2। ठीक है। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये गुना हो जाएगा 2। तो 8 में से 6 का तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में 2। और यहाँ पर अगर ए हम लोग को निकालना होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा 1। तो क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है। ठीक है। तो अब इतना आ गया, तो हम लोग को बैठाना क्या है, तो फार्मूला पर बैठाना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला पर बैठाते हैं। यहाँ पर जाना ऊपर लिख लेते हैं। तो एफ बराबर एम ए। एफ का मान निकालना है, एम का मान दिया हुआ है कितना 5 kg, गुना में ए का मान हम लोग लाए थे कितना 1। तो क्या हो जाएगा गुना करके 5। एफ का मान क्या होता है तो न्यूटन में होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, मतलब त्वरण हमारा दिया हुआ है। ठीक है। 7 गतिमान होता है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो हम लोग को इसमें क्या क्या दिया है वो देखना है। ठीक है। तो क्या दिया है, एम बराबर दिया है हम लोग को, एम बराबर 25 kg। और त्वरण बराबर हम लोग को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एफ। एफ एम में। तो कितना दिया है 25 kg, एम का मान गुना में ए का मान कितना है 8। कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा 2। और बल निकाला है इसलिए न्यूटन में, तो 200 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है, इसको आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे कि हम लोग को निकालना कितना है, क्या निकालना है, तो बल निकालना था। बल के लिए मीटर प्रति सेकंड तो नहीं होगा, ये नहीं होता, और मीटर प्रति सेकंड साउंड भी नहीं होता, और जूल में नहीं होता। तो बल क्या होता है, न्यूटन में था। ऑप्शन से ये बन सकता था कि 200 न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का क्या गुण कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर अगर कार्य किया जाए उसके बाद भी उसका परिवर्तन न होने का गुण उसको क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल के कार्य करे तो उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, तो दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। तो देखिए इसका मैं क्या था, बाह्य बाह्य बल आता है और उसमें उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका क्या होता है, दृढ़ता, दृढ़ शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाह्य बल और दृढ़ता इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 15 केजी द्रव्यमान 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो उसके उस पर कार्यान्वित बल होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी तो वही सिंपल है कि हम लोग का क्या दिया है, एम बराबर दिया हुआ है कितना, तो 5 केजी, सॉरी 15 केजी। ठीक है, और ए का मान भी मैंने त्वरण बराबर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। और हम लोग का निकालना क्या है, ए बराबर एम। ठीक है, तो गुणा करेंगे 5 में, 15 × 5 = 75 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 75 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल होता है, मतलब वो फिर से बल निकालना है। तो दिया हुआ क्या हम लोग को, दिया हुआ कितना, तो 0.02 सेकेंड। ठीक है, और ये दिया हुआ है, किस क्या दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है। ठीक है, संवेग क्या है, संवेग बराबर 10 केजी। ठीक है, तो हम लोग को बल निकालना है, क्या निकालना है, बल। तो बल वाला फॉर्मूला क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पर बैठा देते हैं। तो समय में परिवर्तन कितना है, 10 बटे समय कितना है, तो 0.02। और पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना, 2 जीरो, 2 से हटेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो क्या होगा, 500 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन, बी कह रहा है कि एक वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन, सी कह रहा है वस्तु की गति में परिवर्तन के का कारण नहीं बनता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कैसे होगा, क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु का चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चाल, गति और स्थिर अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास कह रहा है कि जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, मतलब हमको बल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे क्या दिया हुआ है, तो एम मान का मान दिया हुआ है कितना, 8 केजी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि समय का मान कितना दिया हुआ है, समय बराबर दिया है 2 सेकंड।
ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग भी दिया हुआ है 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग भी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, एफ बराबर, तो ए बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो हमको पहले ए का मान निकालना होगा, तो वैसे ही बनाएंगे। तो ए का मान निकालने के लिए क्या होगा, भी बराबर यू प्लस 80। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो भी का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो भी का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो भी का मान दिया हुआ है 9, यहाँ बैठाएंगे 9 बराबर, यू का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 बैठाएंगे 4, प्लस में ये हम लोग को निकालना है, गुना में टी का मान कितना दिया है, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 4 इधर प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बराबर में 2 क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब ए बराबर हम लोग का क्या निकल जाएगा, 5/2। ठीक है, हम लोग का ए बराबर क्या निकलेगा, 5/2। और हम लोग को बैठाना कितना है, तो ए बराबर एम ए पर बैठाना है। तो एम का मान दिया हुआ है कितना, 8, गुना में ए का मान हम लोग निकाले हैं 5/2, 2 से इसको काटे कितना होगा, 4 बार में, और ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचम का 20 हो जाएगा न्यूटन, हो जाएगा पंचम का 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, पंचम का 20 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले पास क्यों चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास कह रहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव परिक्त स्थान। ठीक है, दो पिंडों के बीच बल सदैव में कह रहा है कि समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। बी कह रहा है समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं। सी कह रहा है असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पृथक बल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। कोई भी बल होगा तो या तो समान लगेगा तो विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, दो पिंडों के बीच बल कैसे लगता है, समान या विपरीत दिशा में। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करा, जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी करा, जब वस्तु बल के दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी करा, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर डी करा कि जब कोई वस्तु बल के दिशा में स्थानांतरित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर निकाला कैसे, कारक किसमें कार्य को जो होता है तो नकारात्मक होता है, कार्य कुछ कहना है तो नकारात्मक, नकारात्मक निकालने के लिए क्या होता है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों नकारात्मक क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, कि जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तो कार्य क्या होता है, नकारात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, ये सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है, सभी बलों में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है, सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है, किसकी संयोजकता 3 है, ये हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। पहला करा है कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का होता है 6। इसको तोड़िए तो 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 2 और क्या हो जाएगा 4, तो 8 से कितना कम है, 4, तो 4 कम है। चलिए एल्युमिनियम आते हैं, एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का होता है 13। इसको तोड़िए, 2 और इसके बाद कितना है 8, 8 2 10, और ये होगा 3,
क्या हो जाएगा, अंतिम में से 3 बचा। 4 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 4 से कम है तो ये धातु है, इसलिए तो ये 3 जो आया इसको ये क्या करेगा, ये त्याग करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर ग्रहण करता है ये क्या करेगा, त्याग करेगा, ठीक है। तो त्याग करेगा इसलिए इसका संयोजकता कितना होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है, ठीक है। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों के तुलना में कम क्यों होता है, ठीक है। इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। कैसे, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, ठीक है। कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए उन्हें बाधित करने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है। और इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में कम गलनांक और क्वथनांक भी होता है, ठीक है। चलिए आगे पास से चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने के में भाग लेता है। तो नाइट्रोजन में परमाणु का कौन सा कोष है जो N2 अणु बनाने में भाग लेता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एल, क्या हो जाएगा, एल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और ये कैसा गैस है, तो ये रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है, ठीक है। इसका खोज जब कब किया गया था, तो इसकी खोज किया गया था 1773 में, क्या था, 1773 में नाइट्रोजन गैस का खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जो थे डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज किया था। किसने किया था, तो डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, तो ये तो सही है कि ये दोनों कुचालक होते हैं, ठीक है। विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने होते हैं, तो ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या करा कि ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा कि आयन नहीं बना पाते हैं। ये कार्बनिक विलयक में विलायक नहीं होते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये बात गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास की ओर। तो अगले पास क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक है। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी अवयवों की संख्या कितनी है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के अणु जो है, अणु के निर्माण में सहसंयोजी बंधन कितना बनाता है, तो 3 सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। कितना बनाता है, तो 3 सहसंयोजी बंधन बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंधन बनाता है। कार्बन कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंधन बनाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है, मतलब हम लोग को सही व्याख्या ये देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कार्बनिक नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़कर रखता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दुर्बलता से पकड़ कर रखता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला करेंगे, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। तो हाँ, छोटे आकार के कारण, ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो सही व्याख्या करता है। कार्बनिक नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से क्या करता है, पकड़ कर रखता है, ठीक है, छोटे युग्मों के कारण। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा है कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सिलिकॉन के कक्ष में रहता होता है, कौन कौन रहता है, तो कार्बन और जर्मेनियम, क्या हो जाएगा, कार्बन और जर्मेनियम, कार्बन और जर्मेनियम होता है, ठीक है। तो क्या क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, CO2। ये क्या है, तो आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगले पास क्या करा है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता है कार्बन यौगिक में,
इसका कार्बन में क्या नहीं पाया जाता, तो आयनिक बंधन नहीं पाया जाता। कार्बन में क्या नहीं पाया जाता है, तो आयनिक बंधन नहीं पाया जाता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। निम्न में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। इनमें से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम संयोजकता वाला कौन हो जाता है? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, उत्तम संयोजकता वाला कौन हो जाएगा? तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं तो मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। क्या होता है, या तो एक्स होगा या तो वाई गुणसूत्र, या तो एक्स या तो वाई। या तो आप लोग मार देते होंगे एक्स और वाई दोनों, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो एक्स या तो वाई। ठीक है, कोई एक होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर एक करा प्रजनन, प्रोटीन के अनुक्रमण में परिवर्तन, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमण में परिवर्तन, या हार्मोन के एंजाइमों के स्राव से। जीन उत्परिवर्तन किससे होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रमण में परिवर्तन के कारण। नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रमण में परिवर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। अनुवांशिक नहीं होता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दैहीय उत्परिवर्तन जो होता है वो अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, दैहीय उत्परिवर्तन क्या होता है? तो अनुवांशिक नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करें कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह रिक्त स्थान है। ठीक है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रबल। ठीक है, F1 पीढ़ी में प्रभाव देखा जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता, को जो है तो प्रबल है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज रिक्त स्थान की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज रिक्त स्थान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो किसके द्वारा प्राप्त किया था? स्वपरागन, संकर परागन, या फिर वनस्पति प्रजनन, या फिर अलैंगिक जनन? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन। किसके द्वारा? तो स्वपरागन के द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया था? स्वपरागन के द्वारा प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में रिक्त स्थान बीज गोल और पीले होते हैं। एक हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो किसका बारे में बात करा? तो ये बात करा F2 के बारे में। ठीक है, तो F2 में क्रॉस कितना कितना हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए कितना, 9-3-3-1। क्या हो जाएगा? 9-3-3-1 के अनुपात में। ठीक है, अब पूछ रहा है 556। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। 9-3 कितना होता है? 9-3 हो गया 12, 12-3-15, 15-1 16। तो 556/16, 16 से भागा देंगे तो कितना होगा? 16×48। बचा कितना? 7, 7 आगे जाएगा तो 16 चौके 64 लगाते हैं। ठीक है, तो 34 पॉइंट लगभग यही होगा, 34। तो 34 अगर गुना करेंगे तो 9 चौके 36 के 6, और 9-तिया 27, 27 और 3 28 29 30, 306, मतलब 300 के ऊपर के ही होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 300 से ऊपर के लगता होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? एलील होते हैं, एलील होते हैं। तो एलील क्या होता है? एलील क्या होता है, इसके बारे में बताना है। एलील क्या होता है? तो एलील होता है ऑप्शन नंबर बी, जीन का वैकल्पिक रूप। क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप। जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है?
विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ये कह रहा है कि आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, बी कह रहा है क्लोनिंग, सी कह रहा है भ्रूण चयन, या डी कह रहा है यूजेनिक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजेनिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूजेनिक्स। कह रहा है इसका मैं कुछ जान जाइए कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह आनुवंशिक के क्षेत्र में से यूजेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव का अध्ययन कर मानव के रोग विज्ञान के निदान में सहायता मिलती है। और हरगोविंद खुराना को सन 1967 ईस्वी में जेनेटिक्स कोड शोधन के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेनेटिक कोड शोधन के लिए 1967 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि? मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उपरोक्त सभी विकल्प, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ये सस्ते थे इसलिए, सी कह रहा है वे आसानी से उपलब्ध थे इसलिए, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उनमें विषम दिखने वाले गुण थे इसलिए। तो आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा कि क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उनमें विषम देखने वाले गुण थे इसलिए। क्या? विषम दिखने वाले गुण थे इसलिए उन्होंने इसको चुना था। ठीक है, और आज के लिए लास्ट प्रश्न था, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और ये ग्रुप डी के लिए भी अच्छा साबित होगा क्योंकि इसमें लगभग क्वेश्चन ग्रुप डी के ही पीवाईक्यू से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।